Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the functioning of kidney. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी, किडनी के फंक्शन को. व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी? The most important function or the main function of the kidney is urine formation. ठीक है, जो किडनी का मेन फंक्शन होता है वो होता क्या है? यूरिन फॉर्मेशन. अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, देन यू कैन राइट द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ द यूरिन इज फॉर्म. ठीक है, किडनी अपना फंक्शन कैसे करती है, ये सब होगा आज की क्लास में. तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट टेक्स प्लेस इन 3 बेसिक स्टेप्स. इट इज सेड दैट इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, बट आई सेड इट टेक्स प्लेस इन 4 स्टेप्स. ओके, अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए उसमें 3 स्टेप्स दिए गए हैं. ठीक है, विच आर: फर्स्ट स्टेप इज प्रेशर फिल्ट्रेशन, द सेकेंड स्टेप is selective reabsorption, the third step is tubular secretion, and fourth one is excretion, which is very important. But if you are asked to write a note on this, then you will write these 3 basic steps, but for your understanding I have making this step too, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि इस फंक्शन में जो प्रॉपर स्टेप्स हैं आपकी याद दहानी के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाए कि किडनी फंक्शन कैसे करती है और किन स्टेप्स में करती है. सो यू विल मेमोराइज दीज बेसिक स्टेप्स, दीज 3 बेसिक स्टेप्स टू राइट, बट 4 बेसिक स्टेप टू मेमोराइज. ठीक है, आपने 4 बेसिक स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना है. सो सपाते हैं फर्स्ट स्टेप है विच इज प्रेशर फिल्ट्रेशन. हाउ द प्रेशर फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस. जैसे कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, जैसा कि हमने देखा था, किडनी के स्ट्रक्चर को देखा था, नेफ्रॉन की लोकेशन को देखा था, नेफ्रॉन कहाँ पे होते हैं और नेफ्रॉन के फंक्शन को देखा था. तो आज हम इसकी ही एक्सटेंशन को डिस्कस करेंगे. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो पिछले लेसन को मैच करे और उसमें कंटिन्यूटी आ सके. ठीक है जी, हमारा जो नेफ्रॉन होते हैं उसके पास हमने डिस्कस किया था 2 बेसिक पार्ट्स. द फर्स्ट वन वाज रीनल कॉर्पसल एंड द सेकंड वन वाज रीनल ट्यूब्यूल. रीनल कॉर्पसल जो था उसमें ग्लोमेरुलस एंड द बोमेन कैप्सूल आते हैं, और जो रीनल ट्यूब्यूल था उसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इस अब लूप ऑफ हैनले, इसकी 2 लिम्स होती हैं, एक जो है वो नीचे जा रही है, एक ऊपर आ रही है. जो नीचे जाने वाली लूप है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब. ठीक है, मतलब वो नीचे जा रही है. उसके बाद यहाँ से जो फिल्ट्रेट को ऊपर लेके जा रही है, ये वाली लूप है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब. अच्छा जी, अब बात करते हैं ये जो आपको नजर आ रहा है ना रेड में और ये ब्लू में, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज. ठीक है जी, ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज है. द रेड वन इज शोइंग द रीनल आर्टरीज एंड द ब्लू वन इज शोइंग द रीनल वेन्स. ठीक है, अब आते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन पे. आपको पता है जब किडनी में ब्लड आता है, ठीक है, ये एफरेंट आर्टरियोल्स जो हैं इसके थ्रू ब्लड आता है. ठीक है जी, सबसे पहले किडनी में ब्लड आता है आपके हार्ट से. हार्ट से आता है रीनल आर्टरी में. रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके जाती है किडनी के अंदर. जहां भी रीनल का वर्ड आएगा इट मीन इट इज रिलेटेड टू किडनी. ठीक है जी, सो रीनल आर्टरी से ब्लड जो है वो आर्टरियोल्स में जाता है, और उन्हीं आर्टरियोल में से जो ये एक आर्टरी है जिसको हम एफरेंट आर्टरियोल्स कहते हैं, ये एफरेंट इट स्टार्ट्स विद लेटर ए. ठीक है जी, दिस वन एफरेंट आर्टरियोल, ये एंटर हो रहा है बोमेन कैप्सूल के अंदर. यहाँ पे इस एफरेंट आर्टरियोल का क्लस्टर बन जाता है. ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो आपस में क्लस्टर सा बना देती हैं. वो इस वजह से बनता है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज किया जा सके. जितना ज़्यादा क्लस्टर का साइज होगा, जितनी ज़्यादा उसमें फोल्ड्स होंगे, उतना ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया बन जाएगा, ताकि यहाँ से ज़्यादा चीज़ों को रीअब्जॉर्ब किया जा सके इस बोमेन कैप्सूल के अंदर. ठीक है, सो आई एक्सप्लेन द रीजन व्हाई इट हैज द क्लस्टर ऑफ मेम्ब्रेन ओवर हियर. ठीक है जी, अब एफरेंट आर्टरियोल्स हैं वो ब्लड को लेके आ रहे हैं. यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड के अंदर 90% वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, क्यों होते हैं? अब जो आपका ब्लड आ रहा है इसके अंदर, इस आर्टरी का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होता है. ठीक है जी, मैं आपको इस तरह शो कर देती हूँ.
ये जो आर्टरी का साइज है, एफरेंट आर्ट्रियोल का साइज, जो आपके हार्ट से रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, इसका साइज बड़ा होता है। यहाँ से ब्लड बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ आता है, ठीक है। अब जो प्रेशर होता है वो एक फोर्स क्रिएट करता है इसके अंदर, ताकि इसमें जितने भी ग्लूकोज हैं, वाटर है, सॉल्ट्स है, मिनरल्स है, ये सारे के सारे वो उसको फोर्स आउट किया जा सके, यानी इन वॉल्स के अंदर से निकाल दिया जाए। अब क्या होगा, अब जो ये इफरेंट आर्टियोल है, इट स्टार्ट्स विद लेटर ई, जो आपके ग्लोमेरुलस से बाहर जा रही, इसका जो साइज आप देख सकते हैं, इसका साइज एफरेंट आर्टियोल से छोटा है। आने वाला ब्लड प्रेशर से आ रहा है, जबकि जो बाहर जाना है उसका साइज तंग हो गया, उसका रास्ता तंग हो गया। अगर आप किसी पाइप का रास्ता तंग कर देंगे, पीछे से हाई प्रेशर आ रहा है, आप आगे से प्रेशर का रास्ता तंग कर देंगे, तो पीछे जो पाइप है उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से ही ये सारी चीजें इस ब्लड से बाहर निकलती हैं, ठीक है जी। वाटर निकल गया, सॉल्ट्स निकल गए, ग्लूकोज निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से जो ब्लड है, इसमें जो 90% वाटर होता है ना, वो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अब रिमेनिंग जो है वो प्लाज्मा, वो इसके थ्रू चला जाता है। अब होता क्या है, जब ब्लड में से ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट्स और मिनरल्स निकलते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन, बिकॉज द ब्लड हैज क्रिएटेड अ प्रेशर विच फिल्टर्ड ऑल द एसेंशियल मटेरियल टू द बोमेन कैप्सूल, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब ये जो यहाँ से चीजें निकली हैं, जो इस बोमेन स्पेस में गई हैं, इसको हम कहते हैं बोमेन स्पेस, ठीक है जी। ये बोमेन कैप्सूल के अंदर, कप शेप के अंदर ये जो ब्लू सी स्पेस नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं बोमेन्स स्पेस। इसके अंदर जो ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट्स वाला मटेरियल ब्लड से फिल्टर होके आया है, उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं इसके सेकंड स्टेप पे, विच इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। यहाँ पे ये चीजें रीअब्जॉर्ब हो गई हैं, बोमेन कैप्सूल पे आ गई हैं। अब इन चीजों ने मूव करना है यहाँ से रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इसमें होता क्या है, इसमें मोस्ट ऑफ द वाटर और ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है, मतलब बॉडी में निकाल दिया जाता है। बिकॉज बॉडी की जो जरूरत होती है वाटर की भी, ग्लूकोज की भी, यहाँ से फिल्ट्रेट जाएगा लूप ऑफ हेनले में। तो यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो डिसेंडिंग लिम्ब में आएगा। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ से सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये परमिएबल टू होती है सोडियम आयंस के लिए। अब यहाँ से सोडियम आयन बाहर निकलेंगी तो क्या होगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन आउटसाइड इन्वायरमेंट में ज्यादा हो रही है, तो वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मूवमेंट फ्रॉम लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। ऑस्मोसिस के जरिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। जो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, सोडियम आयंस जो हैं वो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है उसको फॉलो करता है वाटर, जो ऑस्मोसिस के जरिए यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होता है। ये फंक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये डिसेंडिंग लिम्ब में हो रहा है। इसी वजह से ये आप देख सकते हैं, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इसकी जो जो श्रिंक एरिया है वो ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, ताकि जो आपका फिल्ट्रेट है उसमें कम से कम पानी की कंसंट्रेशन रह जाए, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वाटर की, वो सारा का सारा रीअब्सॉर्ब हो जाए, ठीक है जी। अब इससे आगे क्या होगा, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये इम्परविएबल टू वाटर है, यहाँ पे वाटर बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट्स बाहर जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो श्रिंक एरिया, यहाँ पे जो वाटर बाहर नहीं जाएगा, तो जो सोल्यूट जो यहाँ पे फिल्ट्रेट होगा, वो फिर थोड़ा सा उसमें वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका रास्ता फिर से खुला हो जाएगा, मतलब वो हाइपोटोनिक हो जाएगा, उसमें सॉल्ट वाटर बैलेंस हो जाएंगी, जिसकी वजह से इसका ये जो रास्ता है ये फिर खुला हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तंग था, फिर क्या हुआ, वाटर बाहर नहीं जाएगा इस स्टेप पे। असेंडिंग लिम्ब में वाटर बाहर नहीं जाता, वो परमिएबल नहीं होती वाटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे पोटेशियम की भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे जितने भी एसेंशियल आयंस हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, जैसे कि मैग्नीशियम की, पोटेशियम की, सोडियम की, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो क्या होगा, वाटर यहाँ पे बाहर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, सो इसका रास्ता जो है वो खुला हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा।
उसके बाद डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो वाटर है ना उसके रीअब्सॉर्ब होने के 3 वेज हैं। वो ऑस्मोसिस के थ्रू भी रीअब्सॉर्ब होता है, वो डिफ्यूजन के थ्रू भी रीअब्सॉर्ब होता है और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी रीअब्सॉर्ब होता है। ये इसलिए होता है कि वाटर को आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अगर आपकी बॉडी ने आपने कम पानी पिया है, आपको कम यूरिन फॉर्मेशन होगी ना, तो उसके लिए आपके यूरिन से ज़्यादा पानी को बॉडी में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है ताकि आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। इसी तरह अगर आपने ज़्यादा पानी पिया तो इसकी ऑपोजिट सिचुएशन होती है, ठीक है, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है। इसको सराउंड किया होता है ब्लड कैपिलरीज ने, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्टिव सारी रीअब्सॉर्प्शन होगी। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू टेल यू दैट यहाँ पे जो रीअब्सॉर्प्शन होती है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ पे 2 चीज़ों की फिल्ट्रेशन कभी भी नहीं होती लार्जर मॉलिक्यूल्स की। लार्जर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? उनमें ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ब्लड सेल्स आ जाते हैं एंड लार्जर प्रोटीन्स, ठीक है जी। लार्जर प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स यहाँ पे रीअब्सॉर्ब नहीं होते और इसका मतलब है वो अब इफरेंट आर्ट्रियोल्स के जरिए जो है वो बाहर निकल जाते हैं और ब्लड के अंदर रहते हैं और किसी और पॉइंट पे जाके उनको रीअब्सॉर्ब होना होता है। अब बात कर रहे थे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को सराउंड किया होता है किस चीज ने? ब्लड कैपिलरीज ने, ठीक है जी। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो मैंने ब्लू और रेड, ये रीनल वेन है, ये रीनल आर्टरी, इन्होंने सराउंड किया होगा। अब क्या होता है, जो ब्लड होता है ना, जैसे कि ये आपकी कैपिलरी है, तो क्या होगा, इस ब्लड के अंदर से इंपॉर्टेंट आयंस, क्रिटिन, जिसको आप क्रिटिनिन भी कहते हैं, और यूरिया, ये आपके ब्लड के अंदर से निकलता है, ये ब्लड कैपिलरी से निकलता है और आपके डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है वहां पे चला जाता है। इसी स्टेप को हम कहते हैं ट्यूबुलर स्क्रीशन। कुछ चीजें स्क्रीट होके आती हैं इसके अंदर और ये किस लिए होता है? ताकि आपके ब्लड की पीएच को मेंटेन रखा जा सके, ठीक है जी। आपके ब्लड की पीएच नॉर्मल कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। दिस इज द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड, किसकी? ब्लड की, ठीक है जी। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। आपके ब्लड की जो नॉर्मल पीएच होती है वो 7.35 टू 7.45 होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मटेरियल बच गया, जो फिल्ट्रेट यहाँ से आ रहा है, उसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है। मोस्ट ऑफ द वाटर, आयंस जो है वो रीअब्सॉर्ब हो चुके हैं, ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो जाता है, सारे के सारे जो सॉल्ट्स हैं वो रीअब्सॉर्ब हो चुके हैं। तो ये यहाँ से मूव करता हुआ कहाँ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है जी। जैसे कि आपने देखा ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसके अलावा यहाँ से भी आएगा क्योंकि ये भी नेफ्रॉन की एंडिंग है, ये भी एक नेफ्रॉन की एंडिंग है, ये भी एक नेफ्रॉन की एंडिंग है। सारे नेफ्रॉन की एंडिंग्स जो है वो अपना फिल्ट्रेट लेके इस सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आती हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है जी। यहाँ पे ये एंड हो रहा है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये कहाँ जा रही है? ये रीनल मेडुला के अंदर जा रही है, ये चीज यहाँ पे एंड कर रही है। अब आपने एक चीज नोट करनी है, यहाँ पे जो रीनल मेडुला के अंदर से यहाँ पे जा रहा है जो फिल्ट्रेट है, उसको हम यूरिन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? यूरिन। और यही यूरिन यहाँ से रीनल पेल्विस में जाता है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। यहाँ से यूरिन जो है ये यूरेटर में जाता है, जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और फिर यूरेथ्रा के जरिए आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। इस स्टेप को कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है जी। ऑल द स्टेप्स आर क्लियर नाउ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेसन आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।